हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन इकोनॉमी की क्या स्टेट थी, क्या सिचुएशन थी। तो इसको हम फेजेस में रीड करेंगे। तो फर्स्ट फेज़ है डेट इज़ 1950s टू 1960s। इस फेज़ को हम नेहरूवियन एरा भी बोलते हैं। तो इस फेज़ में क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंपॉर्टेंट है कि 5 ईयर प्लान्स भी इसी फेज़ में आए थे। और 5 ईयर प्लान्स का मेन फोकस क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाना है, एग्रीरियन रिफॉर्म्स में, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे चेंजेस लाए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया, सोशल वेलफेयर पे फोकस किया गया एंड मिक्स इकोनॉमी मॉडल, इस पर भी फोकस किया गया। जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर इनको साथ में लाया जाए, कि इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज किया जाए, कि ये जो मेन जो इंडस्ट्रीज है इन पे फोकस किया जाए। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया गया कि जो हम इंपोर्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं तो उस पर ना उस पर हमने क्या किया, टैरिफ लगाया सो डैट वो ज़्यादा हम इंपोर्ट उस चीज़ों को ना करें और डोमेस्टिक जो है उसको ज़्यादा प्रोड्यूस करें। सेल्फ रिलायंट पे फोकस किया गया कि हम सेल्फ सफिशिएंसी आए। इकोनॉमिक चैलेंजेस भी बहुत आए, लाइक लो पर कैपिटा इनकम थी, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, लिटरेसी रेट थी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना इनएडिक्वेट नहीं था। इंस्टांसेस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक इम्बैलेंस, लाइक इम्बैलेंस का इशू था, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी बढ़ता जा रहा था कि जो इम्पोर्ट है वो ज़्यादा थे, हमारे एक्सपोर्ट थे। तो ये था हमारी नेहरूवियन एरा की उसमें। और सेकंड है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट, कि जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं उनमें उन पे हमने क्या किया, ज़्यादा फोकस किया, लाइक जो स्टील एंड पावर मशीनरी, ये जो मेन जो इंडस्ट्रीज़ होती है हैवी होती है, और जैसे भाखड़ा नांगल डैम है, इस पे प्रोजेक्ट पे फोकस किया गया, सेल जो है एस्टेब्लिश किया गया। और हमने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज लाइक HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत बैल हो गया, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड एंड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई। एंड इंडियन ऑयल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ, कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए हमें पता है कि पब्लिक सेक्टर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वही जो है वो पैसा इन्वेस्ट करता है और वो एक सोशल वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं, ना कि प्रॉफिट मोटिव से। तो यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट भी बहुत हुआ, हमें इन इंडस्ट्रीज़ को क्या किया, डेवलप किया। और ये था इंडस्ट्रीज़ के फॉर्म में। अगर एग्रीकल्चर में बात करें क्या चेंजेस लाए, तो जो एग्रीकल्चर जो हमने पढ़ा था कि नेहरू के उस टाइम पे कि लैंडलेसनेस ने सी जो लैंड रिफॉर्म्स थे उसमें चेंजेस किए, जो अब इंटरमीडिएट से उनको ख़त्म किया गया, लैंड सीलिंग्स लाई गई, हमने लिमिट लाई, और जो है सेल्फ सफिशिएंसी में हम आए। इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया, बहुत सारे डैम्स, इरिगेशन कैनाल्स बनाए गए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बनाए गए ताकि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो और इरिगेशन फैसिलिटीज़ को क्या हो, इम्प्रूव हो। रेलवेज़ का एक्सपेंशन किया गया, रोड्स बनाए गए ताकि ट्रांसपोर्टेशन ईजिली हो, ट्रेड कर सके हम अलोंग द कंट्री और विद इन द कंट्री। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हुआ। तो 1950s में क्या क्या हमने किया है, बस स्टार्टिंग से देखते हैं कि हमने जो है एग्रीकल्चर पे फोकस किया, इंडस्ट्रीज़ पे फोकस किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया। नाउ कुछ इस टाइम पे हमने जो है कुछ इश्यूज़ भी आए, लाइक स्लम ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। हमारी जो एग्रीकल्चर में फ्रॉम 1951 से 1960 बात हो तो इंडस्ट्री ग्रू कितनी हुई हमारी, 7.1% एनुअली। और एग्रीकल्चर को हमने ज़्यादा टेंशन नहीं दे पाए हम, क्योंकि हमारा मेन फोकस किस पे रहा, इंडस्ट्रीज़ पे। तो स्पेंडिंग रिड्यूस ड्यूरिंग सेकंड 5 ईयर प्लान, सेक्टर डेवलप्ड एट ओवर 3% पर ईयर, मोर रिसोर्सेज कुड हैव एक्सेलरेटेड ग्रोथ। फॉरेन एड पे हम ज़्यादा डिपेंडेंट रहे, हमने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे फोकस किया ताकि हमारी सेल्फ रिलायंस ज़्यादा रहे और हम बाहर की कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट ज़्यादा ना हो। प्राइस कंट्रोल पे हमने फोकस किया, सब्सिडीज़ को कंट्रोल किया ताकि सोशल वेलफेयर हो सके। लिमिटेड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज से क्या हुआ, हमारा फोकस इस पे था। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसीज से क्या हुआ कि इनएफिशिएंसीज आई और लैक ऑफ कंपटीशन। अब पता है हमें गवर्नमेंट सेक्टर जहाँ पे भी होगा कहीं ना कहीं वहाँ पर कंपटीशन इतना नहीं होगा और इनएफिशिएंसी होएगी। तो ये कुछ हमें इश्यूज फेस करने पड़े कि हमने एग्रीकल्चर पे फोकस ज़्यादा नहीं किया और फॉरेन से भी क्या हुआ, हमें ज़्यादा दिक्कत आई कि हम सेल्फ रिलायंस ज़्यादा नहीं हो पाए। तो ये तो था 1950 से लेकर 1960 तक का टाइम पीरियड कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें फेस की, मतलब क्या क्या हमारी इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन थी। नाउ 1965 से 1980 के बीच में हमारी इकोनॉमी कैसी रही। इस टाइम पे हमने ज़्यादा जो है इंडस्ट्रियलाइज पे फोकस करना जो था वो कम कर दिया और एग्रीकल्चर पे स्पेंड ज़्यादा किया। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या हुआ, एग्रीकल्चर हमारी कम हो गई, क्योंकि सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने फोकस किया था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ, तो हमारे एग्रीकल्चर पे ध्यान कम हो गया और 50% जो है इसमें हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में भी कट आ गया। एंड द फेलियर ऑफ द मानसून एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन, और मानसून की वजह से क्या हुआ कि जो इन्फ्लेशन जो है वो भी हमारा इम्पैक्ट हुआ, वो हमारा बढ़ गया। कॉन्जिक्यूटिव मानसून फेलियर्स
अब मानसून की वजह से क्या हुआ, मानसून नहीं आ रहा था क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर मोस्ट ऑफ द मानसून पे डिपेंड करता है, बारिश पे डिपेंड करता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर उतना जो है आउटपुट नहीं दे पाया और यूएसए डिसाइडेड नॉट टू रिन्यू द लॉन्ग टर्म PL 480 एग्रीमेंट विद इंडिया ड्यू टू इंडियन स्टैंड ऑन वियतनाम। और वॉर का भी बहुत इम्पैक्ट पड़ा 1962 और 1965 में। क्या हुआ कि जो हमारा वॉर की वजह से हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो है डिफेंस की एक्टिविटीज़ में खर्च कर दिया, जिसकी वजह से हमारा फिजिकल डेफिसिट भी 7.3% ऑफ GDP हो गया। और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वॉर की सिचुएशन चल रही थी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, एग्रीकल्चर भी इतना नहीं बढ़ पा रहा था और बैलेंस भी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो भी वर्सन मतलब ख़राब होता जा रहा था, बिकॉज हमारे पास जो सफिशिएंट रिजर्व्स थे वो भी सारे अब ख़त्म हो चुके थे, विच वॉज नॉट इनफ टू कवर इवन 2 months ऑफ इम्पोर्ट, कि अब इम्पोर्ट्स के पैसे देने के लिए भी हमारे पास रिजर्व नहीं है। फॉरेन एड हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली रिलाइड अपॉन ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 plans, but now its dependence has significantly grown due to food shortage and negative balance of payment. Reform measure. अब आफ्टर 1967 के बाद क्या हुआ, हमने बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में चेंजेस किए, जिससे क्या हुआ, विच हैज़ लेड लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन कंट्रीज डेवलपमेंट एफर्ट्स। द यूज़र मैंशन दैट देयर आर सम थिंग्स दैट दे वांट टू डिस्कस। लाइक हमने क्या किया, 14 मेजर प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स थे उनको नेशनलाइज कर दिया। 1972 में इंश्योरेंस को नेशनलाइज कर दिया। 1973 में कोल इंडस्ट्रीज है उसको नेशनलाइज कर दिया। और इनका एम क्या था, द मूव एम टू इंक्रीज बैंक लैंडिंग टू एग्रीकल्चर, कि जो बैंक है वो क्या करे, एग्रीकल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लैंड करे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड करे, सो डैट वो उस चीज़ को इम्प्रूव कर सके। और बिग बिजनेसेस वर डोमिनेटिंग द क्रेडिट फ्लो, और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो बिग बिजनेस है, जो बिग बिजनेस मैन है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाने लगे, क्योंकि लोन का उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो लोन लेने लगे। और 1967 में एक MRTP पास भी हुआ, MRTP क्या, मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, कि जो भी हम ट्रेड करते हैं उस पर हम जो क्या ट्रेड वो लगाएं। टू प्रमोट अ कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट इन बिजनेस बाय इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ लार्ज बिजनेस हाउस। और 1965 में जो एनी बिजनेस ग्रुप विद एसेट एक्सीडिंग ₹20 crore वर डीम्ड अ मोनोपोली। 1965 में ये डिसाइड किया कि किसी भी बिजनेस के पास अगर उसकी एसेट 20 करोड़ से ज़्यादा है तो उसको हम मोनोपोली मान लिए जाएंगे और उस पर ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी। कंट्रोल एंड इंटरवेंशन मेजर्स बाय गवर्नमेंट, तो इस चीज़ पे गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया, क्या कंट्रोल किया। तो फर्स्ट है फेरा एक्ट जो 1973 में इम्पोज किया गया ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे कंट्रोल किया जाए इसके, और नेशनलाइज किया जाए ताकि उन चीज़ों को मैनेज किया जा सके। और इंडियाज़ ब्रीफली सस्पेंडेड 5 year प्लान को भी एक बार सस्पेंड किया गया और एनुअल प्लान्स लाए गए 1966 से 69 में। नाउ ये तो था हमारा 1965 से लेकर 1980 तक। अब है इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लाई गई इस टाइम के बीच में, डेट इज़ इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1977। इसमें जो है मेन फोकस हमने कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ पे किया गया, क्योंकि रूरल एरियाज़ और स्मॉल टाउन्स में क्या होते हैं, हैंडवर्क पे ज़्यादा फोकस करते गए हैं। तो स्मॉल सेक्टर को हमने इसमें चीज़ में 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, डेट इज़ कॉटेज एंड हाउस होल्ड सेक्टर, टीनी सेक्टर एंड स्मॉल स्केल सेक्टर। इसका मेन मोटिव यही था कि जो लार्ज बिजनेसेस हैं जो कि एक डोमिनेंट हो रहे मोनोपोली क्रिएट करने वो ना कर सके, उनको स्कोप को कम करने के लिए हमने इस पर फोकस किया। एंड एनालिसिस ऑफ फेज़ 1 की बात करें, जो हमने बैंक नेशनलाइज किया, तो इससे वजह से क्या हुआ कि हमारी क्रेडिट ज़्यादा हो गए, फाइनेंशियल इंक्लूजन इम्प्रूव हुआ और बहुत सारी जो है बैंक ने ब्रांचेज अपनी रूरल एरियाज़ में खोली ताकि वो फाइनेंशियल सेविंग कर सके। ऑनसेट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, अब 1980 से 1999 में क्या हुआ कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो इसकी वजह से इंदिरा गांधी ने क्या किया कि जो हमारी रुपये है उसको 57% से कम कर दिया, सो डैट बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्राइसिस की जाए, को इम्प्रूव किया जा सके। क्योंकि अब जब हमारी जो वैल्यू कम होएगी तो उससे हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे और इम्पोर्ट कम होएंगे। मेजर्स जो है वो लिए गए ताकि फिजिकल डेफिसिट कम हो सके। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जो गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग, गवर्नमेंट जो खर्चा करती है सोशल वेलफेयर के लिए, उसको कम किया गया और वो इस टैक्स को इंक्रीज़ करके नहीं किया गया, यानी ठीक है। और 6-5 year प्लान जिसका मेन फोकस किया गया, जो कम्पिटिटिव इन्हांसमेंट, डी लाइसेंसिंग की गई जिससे प्राइस कंट्रोल किया जा सके, फिजिकल रिफॉर्म्स लाई गई। और इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1980 का क्या एम था, इकोनॉमिक फेडरेशन, कि पब्लिक सेक्टर की एफिशिएंसी लाई जाए। और इसने MRTP को भी फोकस किया, इसको सपोर्ट किया और फेरा को भी सपोर्ट किया। और राजीव गांधी के पीरियड में क्या हुआ, जो कि हमारे उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, बहुत सारे रिफॉर्म्स भी उस टाइम पे लाए गए, इम्प्लीमेंट किए गए। और जो ये रिफॉर्म से किस लिए रिलेटेड थे कि लाइसेंस ग्रांट किया जाए, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन को रिड्यूस किया जाए, सो डैट ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट हो और हम जैसे टेक्नोलॉजी वहाँ की ले सके, एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए।
और जो MRT की जो एसेट लिमिट जो हमने पहले 20 करोड़ पड़ी थी उसको भी इंक्रीज़ करके इन्होंने क्या कर दिया, 100 करोड़ कर दिया, विच इज़ 5 टाइम्स हायर देन द बिफोर, की 20 से 100 हो गया। और 1985-86 में भी बात करें बजट के टाइम पे, तो इन्होंने डायरेक्ट टैक्सेस की कंपनीज के लिए जो डायरेक्ट टैक्सेस लगाए गए उनको भी कम किया, और जो इनकम टैक्स की अजम्पशन लिमिट थी कि उनको इतने पे टैक्स जो नहीं देना होता उसको भी इंक्रीज़ किया गया। और जो 82-83 में गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारे कैपिटल मार्केट्स में भी चेंजेस किए गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सके। फॉरेन इनफ्लो होगा तो हम इंपोर्ट में भी जो BOP क्राइसिस आती है उसको भी कवर कर सकते हैं। 1980s में जो है इंडिया ने एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ देखा ग्रोथ रेट में, कि हमारी जो इकोनॉमी है वो इंक्रीज़ कर रही है, थोड़ी बढ़ रही है, और सरपासिंग द प्रीवियस 3 डिकेड रिकॉर्ड। जो प्रीवियस 3 सालों में जो भी हम नुकसान कर रहे हैं उस चीज़ को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी हमारी ग्रोथ रेट अब बढ़ रही है। नाउ आउटकम ऑफ एफर्ट्स ऑफ राजीव गांधी गवर्नमेंट से हमारा क्या बेनिफिट मिला। अगर 1980s की बात करें तो मॉडिफिकेशंस वर अ फ्लेक्सिबल अप्रोच विद इन द कंट्रोल रिजिम, बट अंडरलाइंग स्ट्रक्चरल वीकनेस परसिस्टेड। The issue of structural bottleneck has not been addressed or resolved. In the 1980s, Indian economy seemed to be thriving, but underlying structural weaknesses were emerging. मतलब कि इस टाइम पे कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चरल वीकनेस थी। स्ट्रक्चरल वीकनेस बोले लाइक कि इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स थी। यूजर मेंशन सेवरल फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट द इकोनॉमिक सिचुएशन, लाइक इंडस्ट्रियल को कंट्रोल किया गया, लाइसेंस राज को बढ़ाया गया, मोनो MRTP है जो 1965 में आया था, नेशनलाइजेशन किया गया, सेल्फ सफिशिएंसी है, ये सब कुछ चेंजेस यहाँ पर हुए। और ट्रेड डेफिशिएंट में भी कमी आई 1980 में, क्या हमारी जो एक्सपोर्ट अर्निंग है वो इंक्रीज़ हो गई थी। हम इंडिया बिगन रिलाइंग हैविली ऑन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स पे हमने ज़्यादा फोकस किया, तो ये कुछ चेंजेस थे। 1990s के बाद क्या हुआ, LPG की पॉलिसीज आई, डैट इज़ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए, और लिबरलाइजेशन की फैक्टर्स है जो टेलीकम्युनिकेशन है, इंफॉर्मेशन IT सर्विसेज हैं, इस पर हमने ज़्यादा फोकस किया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी किया कि ज़्यादा से ज़्यादा इनफ्लो हो सके, बाहर की कंट्री से जो है ज़्यादा पैसा आ सके। IT सर्विसेज ने बहुत ज़्यादा अच्छा जो है परफॉर्म किया इस टाइम पे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया, सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी हुई कि जो लिटरेसी रेट है वो इम्प्रूव हुई, हेल्थ केयर में इम्प्रूवमेंट, पॉवर्टी कम हुई। अगर रिसेंट ईयर में बात करें तो बिज़नेस करना बहुत ईजी हो गया है, क्योंकि अब इतने रेगुलेशंस नहीं होते और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट भी आती है। इंडिया जब 79 पोजीशन पे आ गया है फ्रॉम 142 से 2014 में अगर देखें तो, और अब कितना 63 पोजीशन पे 2019 में, जो वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट निकालती है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि हम गवर्नेंस पे ज़्यादा फोकस हो गई, डिजिटलाइजेशन पे फोकस हो गई, अब ज़्यादा सारी पेमेंट्स क्या होती है डिजिटल होती है। स्टार्टअप बहुत सारे जो है छोटे छोटे स्टार्टअप को हमने फोकस किया, एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस किया, इनोवेशन पे किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मिल सके, तो ये चीज़ हमने ज़्यादा फोकस की। तो इस टाइप की कुछ हमारी इकनॉमी रही। थैंक यू, आपको समझ में आया होगा आई होप। थैंक यू।